एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्या फायदा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ने का। कोई भी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं, सारे लॉ एक सॉल्यूशन है। पहले के जमाने में जो पावर होता था बस किंग के पास होता था। किंग चाहता था, कोई जीता था कोई मरता था। ब्रिटेन में बोलता था किंग इज अ गॉड, किंग से ऊपर कोई नहीं है, किंग इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड, किंग के पास एक डिवाइन पावर है और वो जो बोलेगा वही सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसी बात को सोल्यूशन लाया कि जो किंग के पास जो पावर है, जो आर्बिट्ररी पावर है, उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंह लॉ एकेडमी। हम लोग स्टार्ट किए थे पिछले लेक्चर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। पहला लेक्चर से पहले वाला लेक्चर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्या फ़ायदा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ने का। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं, सारे लॉ एक सॉल्यूशन है। सोसाइटी में एक प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम का जो सोसाइटी में हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो जूरिस्ट थे, उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉ बनाया, बताया कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों आया था, क्या प्रॉब्लम थी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, एडमिनिस्ट्रेशन में। पहले के जमाने में जो पावर होता था बस किंग के पास होता था। किंग चाहता था, कोई जीता था कोई मरता था। किंग चाह दे ये मर जाए इंसान तो मर जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसी बात को सोल्यूशन लाया कि जो किंग के पास जो पावर है, जो आर्बिट्ररी पावर है, उसे डिवाइड कर दिया जाए। और जो डिवाइड करने का इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बोला कि 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तीनों का अपना अपना रोल है। तो आज हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ में क्या पढ़ेंगे, जो लेजिस्लेचर का फंक्शन है लॉ बनाने का, तो कैसा रोल बना, कैसा लॉ बना है वो, उसमें लॉ का मतलब क्या है, जो लेजिस्लेचर लॉ बना है वो कैसा लॉ होना चाहिए। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ में। तो रूल ऑफ लॉ हमें बताएगा कि जो लेजिस्लेचर लॉ बना है वो कैसा होना चाहिए। जो पहले का जमाना था ना, जब किंग का जमाना हुआ करता था, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है हमने ब्रिटेन से बोरो किया है। जो ब्रिटेन में जो सिस्टम चला, ब्रिटेन में सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया था, फिर इंडिया ने, क्योंकि ब्रिटेन हमारा कॉलोनियल पावर था, फिर इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया। तो ब्रिटेन में पहले डिवाइन रूल चलता था, डिवाइन रूल, डिवाइन अथॉरिटी चलता था। डिवाइन अथॉरिटी क्या होता है, ब्रिटेन में बोलता था किंग इज अ गॉड, किंग से ऊपर कोई नहीं है, किंग इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड, किंग के पास एक डिवाइन पावर है और वो जो बोलेगा वही सही है। वो बोले दिन को रात कहो तो रात कहना पड़ता था, और जो नहीं कहता था वो मर जाता था। तो जैसे जैसे ये प्रॉब्लम फेस किया गया सोसाइटी में कि जहाँ पे नो वन इज अबव द लॉ, और जहाँ पे किंग एब्यूज करने लग गया, तो वहाँ के जब वहाँ पे जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो जूरिस्ट थे, उन्होंने बोला कुछ तो सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। तो उन्होंने रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट लाया। उन्होंने बोला कि जो सोसाइटी है वो लॉ की ओर गवर्न करनी चाहिए, लॉ से गवर्न करनी चाहिए, और जो लॉ से गवर्न करनी चाहिए वो क्या कहते हैं, वो जो उसमें लॉ होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर काइंड का लॉ होना चाहिए। उसमें थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे कैसा लॉ होना चाहिए। तो ब्रिटेन की जो सोसाइटी लाई थी ये रूल ऑफ लॉ, उन्होंने जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंस्पायर किया फ्रेंच से। फ्रेंच में एक टर्म होता था ला प्रिंसिपले दे लीगलाइट। उसका मतलब था प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी कि हर एक जो पूरा रूल होना चाहिए सोसाइटी में, एक उसका लीगल बेस होना चाहिए, पर्टिकुलर सबको एक तराजू में तौलना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता था। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम आया। ठीक है, यहां तक तो ठीक था। हम कहाँ थे, हाँ, फ्रेंच में एक टर्म आया, जो रूल ऑफ लॉ, जो ब्रिटेन के जो जूरिस्ट हुआ करते थे, वो फ्रेंच टर्म द प्रिंसिपले दे लीगलाइट, जो प्रिंसिपले दे लीगलाइट से इंस्पायर हुए थे। उसका मतलब ये कहता था, प्रिंसिपले दे लीगलाइट, द प्रिंसिपल ऑफ लीगलाइट विच रिफर टू द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ नॉट ऑन अ मैन। रूल ऑफ लॉ ये कहता था कि जो रूल बनना चाहिए ना, जो लॉ बनना चाहिए वो किसी इंसान के विश के, मतलब कोई इंसान चाहे कि ऐसा लॉ बनना चाहिए, वैसा लॉ नहीं बनना चाहिए। मतलब एक इंसान के विश के थ्रू लॉ नहीं बनना चाहिए। एक इंसान चाह दे कि मुझे ऐसा लॉ बनाना है, तो ऐसा लॉ सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, वो अगर वैसा लॉ बनने लग जाए, वैसे लॉ बनने लग जाए, तो डिक्टेटरशिप आ जाएगा, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। द लॉ प्रिंसिपल दे लीगलाइट बोलता यही था कि जो लॉ होगा ना, जो रूल ऑफ लॉ में जो लॉ है, वो ऐसा लॉ होना चाहिए
जो इक्वालिटी की बात करें, जो जस्टिस की बात करें, जो इम्पार्शलिटी की बात करें, हम थोड़ी देर में देखेंगे, अगली नेक्स्ट स्लाइड में ही देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ में लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ ऐसा होना चाहिए जो फ्रीडम दे, जो फ्रीडम की बात करे, इक्वालिटी की बात करे, पर्सनल लिबर्टी की बात करे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करे। देखिए पहले के जमाने में था क्या था, किंग का राज, किंग हुआ थे, फिर किंग, जब किंग का राज चलता था तो किंग, कोई कोई किंग ऐसे होते थे जो अब्यूज करते थे अपने पावर को, मिसयूज करते थे अपने पावर को। उस पावर के मिसयूज करने के लिए जो उस समय के जो क्या कहते हैं जो जूरिस्ट थे, उन्होंने बोला कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, किंग को रूल नहीं करना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए जो लॉ सबको एक समान तरीके से माने। समान तरीके से माने मतलब एक रूल होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए जो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल हो। मतलब किंग पे भी जो वही लॉ लगे और जो एक आम आदमी है उसी पे भी वही लॉ लगे। कोई लॉ की नजरों में कोई बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ ये कहता है। तो अब क्वेश्चन उठा कि लॉ कैसा होना चाहिए, जो रूल ऑफ लॉ में लॉ वर्ड है, लॉ वर्ड है वो कैसा होना चाहिए, लॉ का मतलब कैसा होना चाहिए, कैसा लॉ होना चाहिए, कौन वो लॉ बनाएगा। तो किंग लॉ, रूल ऑफ लॉ में, रूल ऑफ लॉ का जो जब हम बात करते हैं उसमें जो लॉ टर्म है, लॉ ऐसा होना चाहिए जो इंडिविजुअल का फ्रीडम को रिस्पेक्ट करे, इंडिविजुअल की इक्वालिटी को रिस्पेक्ट करे, कोई पार्शियलिटी ना करे, कोई पार्शियलिटी ना करे, कोई नॉन डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी से डिस्क्रिमिनेट करे, भेदभाव ना करे, पर्सनल लिबर्टी की बात करे, पर्सनल लिबर्टी की बात करें कि रूल ऑफ लॉ ये बोलता है, ठीक है। और रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ कहता है लॉ इज अ किंग ऑफ किंग, लॉ से बड़ा कोई राजा नहीं है। पहले के जमाने में जो डिवाइन थ्योरी बोलता था, डिवाइन थ्योरी में बोलता था कि लॉ जो किंग है वो भगवान का भेजा हुआ दूत है और वो जो बोले वही सही है। लेकिन रूल ऑफ लॉ ये बोलता था कि किंग भगवान नहीं है, भगवान कौन है, लॉ है। और कौन सा लॉ है, कैसा लॉ है, ऐसा लॉ है जो फ्रीडम की बात करे, जो इक्वालिटी की बात करे, जो पर्सनल लिबर्टी की बात करे। ये मैंने एग्जांपल दिया, और भी चीजें हो सकती है, ठीक है। लॉ के अंदर जो आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पूरा रूल ऑफ लॉ से इंस्पिरेशन लिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ, मैंने इतना तो बता दिया, मैंने आपको बता ही दिया। रूल ऑफ लॉ इज द कॉन्सेप्ट अपोज आर्बिट्री और टायरेनियल पावर ऑफ द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड सपोर्ट इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन बिफोर द आइज ऑफ लॉ। It implies that a law is a supreme and every act must be done accordance with a law. लॉ क्या होता था, मैंने आपको बताया कि जो किंग की आर्बिट्री पावर होती थी, जो पुराने जमाने में जो किंग हुआ करते उनके पास आर्बिट्री पावर है, उनको जिसको चाहे उसको मरवा दे, जिसको चाहे उसका सर कटवा दे, जिसको चाहे उसका पैर कटवा दे। ऐसे आर्बिट्री पावर को रोकने के लिए रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आया। और रूल ऑफ लॉ एक दो चीज और बात करता है, इट्स अपोज अ रूल ऑफ बाय मैन, रूल ऑफ मैन। देखिए रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है, जो भी गवर्नेंस हो, जो भी डे टू डे गवर्नेंस हो, एक उसका पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए कि अगर कोई मर्डर करे तो उसको उसका ट्रायल हो, ऐसे ही नहीं उसको फांसी दे दिया जाए, ऐसे ही नहीं उसको जेल में बंद कर दिया जाए, उसको एक मौका दिया जाए अपने इनोसेंस को प्रूफ करना। देखिए मर्डर करना क्राइम नहीं है, ए अगर बी का मर्डर कर देता है वो क्राइम नहीं है। क्राइम तब कहलाएगा जब ए का मोटिव हो। अब सपोज कीजिए बी ए को मारने आ रहा, तो अगर ए सेल्फ डिफेंस में बी का मर्डर कर दिया तो कानून उसे सजा नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए ट्रायल चलता है इतना लंबा कि भाई देखा जाए कि ए का इंटेंशन क्या था, ए का मेंसरिया क्या था, ठीक है। तो ये रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि जब भी किसी को सजा देनी हो, किसी पर्टिकुलर कोई दो व्यक्ति एक जैसा क्राइम किया हो, तो दोनों का जो प्रोसेस हो सजा देने का वो सेम हो, प्रोसेस सेम हो। सजा भी सेम हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, प्रोसेस सेम हो, ठीक है। दोनों को एक ही प्रोसेस से गुजरना चाहिए, तो एक प्रोसेस से गुजरना चाहिए, उसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं। तो रूल ऑफ लॉ अपोज रूल ऑफ मैन। रूल ऑफ लॉ बोलता है कि, रूल ऑफ लॉ ये नहीं बोलता है कि एक आदमी लॉ बनाए, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसेस से रूल बनना चाहिए, मतलब एक आर्बिट्ररी एक जैसे फॉर एग्जांपल अब चाइना की बात जानते हैं, नॉर्थ कोरिया का जैसे एग्जांपल हो गया, चाइना जैसे कंट्री हो गया, वहां पे भी तो लॉ का ही रूल चल रहा है, वहां पे भी सरकार रूल बनाती है। नॉर्थ कोरिया में भी रूल बनाया जाता है कि अगर आप चोरी करते हुए पकड़ेगा आपका हाथ काट दिया जाएगा। अफगानिस्तान में भी यही रूल है। तो यही इस रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ की बात नहीं कर, रूल बाय मैन की बात नहीं कर रहा है, और रूल बाय लॉ, रूल अकॉर्डिंग टू लॉ की बात नहीं कर रहा है, दोनों को ही अपोज कर रहा है। मतलब एक प्रोसेस के थ्रू लॉ बनना चाहिए,
और जो लॉ होना चाहिए वो एक आइडियल लॉ होना चाहिए, जो मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में आपको जो बताया था, कौन क्या क्या बताया था कि लॉ ऐसा होना चाहिए जो फ्रीडम की बात करे, जो इक्वालिटी की बात करे। रूल ऑफ लॉ इसकी बात कर रहा है, रूल ऑफ लॉ में जो लॉ का टर्म है इसकी बात कर रहा है। और अपोज रूल ऑफ मैन, कि एक इंडिविजुअल का रूल नहीं होना चाहिए, एक डिक्टेटर नहीं होना चाहिए। एक जैसे नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटर है किम जोंग उन, वैसा कोई डिक्टेटर नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर प्रोसेस से इलेक्शन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रोसेस से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करें। रूल ऑफ लॉ इसकी बात कर रहा है। और रूल अकॉर्डिंग टू लॉ, जैसे मैंने आपको वही एग्जांपल दिया कि भाई साहब आपका अगर ये जैसे नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल दोबारा दे रहा हूं, नॉर्थ कोरिया में भी तो रूल है कि अगर आप चोरी किए तो आपका हाथ काट दिया जाएगा, पकड़ेगा चोरी करते हुए। तो ये भी तो एक रूल है ना। तो रूल ऑफ लॉ ऐसे लॉ की बात नहीं कर रहा। रूल ऑफ लॉ ऐसे, रूल ऑफ लॉ में जो लॉ है वो एक आइडियल लॉ होना चाहिए। आइडियल लॉ होना चाहिए ऐसा लॉ कि जो इक्वालिटी दे, जो आर्बिट्री ना हो। समझ रहे मेरी बात आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं मॉडर्न, अभी जो रूल ऑफ लॉ हम पढ़ते हैं वो उसका ट्रेस कहां से किया जाता है। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, वो ये प्रोक्लेमेशन केस आया था, वहां से हम ट्रेस कर सकते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ प्रोक्लेमेशन केस से आया था, जहां पे चीफ जस्टिस को कहते थे लॉ इज अ किंग ऑफ किंग। देखिए इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो हम ब्रिटेन से लाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो हम पढ़ रहे हैं वो ब्रिटेन में, पहले ब्रिटेन के सोसाइटी में आया था। ब्रिटेन में इसका ब्रिटेन में बहुत, ब्रिटेन के जितने जुरिस्ट हैं उनका कॉन्सेप्ट उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का लाया था, फिर इंडिया में इसे अप्लाई किया गया। तो जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो ये प्रोक्लेमेशन केस में क्या हुआ था, एक किंग जेम्स वन थे। इससे आगे बढ़ने से पहले जब वहाँ की सिस्टम कैसे काम करती है मैं आपको ये बता दूं। जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट होता है तो ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट होता है, लेकिन जैसे इंडिया में हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट होता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसे भी हम इलेक्ट करते हैं। लेकिन ब्रिटेन में जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो कोई इलेक्टेड नहीं होता, वहाँ पे मोनार्की का रूल चलता है, वहाँ पे राजा महाराजा का होता है। एलिजाबेथ का आप नाम सुने होंगे। तो ऐसे ही वहाँ पे किंग क्वीन चलते हैं। तो एक किंग जेम्स वन हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, बिना पार्लियामेंट से पूछे, पार्लियामेंट तो होता ही है जहाँ पे लोग अपना इलेक्ट करके एमपीज एमएलए भेजते हैं, तो बिना पार्लियामेंट से पूछे किंग जेम्स ने क्या किया, वहां पे 10% का टैक्स बढ़ा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया। जो भी क्या कहते हैं ब्रिटेन में गुड्स आएगा उस पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, बिना पार्लियामेंट से पूछे। तो पार्लियामेंट चली गई, कोर्ट में गई, बोला कि देखो ये काम तो मेरा है, किंग दादागिरी कर रहा है। तो वहां के जो उस समय के जस्टिस कोक हुआ करते थे, उन्होंने बोला कि देखो किंग, तुम राजा तो हो लेकिन तुमसे भी बड़ा एक आदमी है, आदमी नहीं मतलब एक चीज है, वो क्या है? लॉ है। तुमने एक फेमस कोट बोला, लॉ इज अ किंग ऑफ किंग। तो यहीं से रूल ऑफ लॉ, जो मॉडर्न रूल ऑफ लॉ जो हम पढ़ रहे हैं, यहीं पे से हम ट्रेस कर पाते हैं जस्टिस कोक से। उन्होंने लॉ को उन्होंने बोला कि जो लॉ है वो किंग ऑफ किंग है, किंग से ही बड़ा कौन है? वो है लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आते एवी डाइसी। एवी डाइसी क्या कहते हैं? एवी डाइसी कौन थे? देखिए जब रूल ऑफ लॉ हम पढ़ेंगे ना, तो एवी डाइसी करके एक बहुत बड़े जूरिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने 3 तो प्रिंसिपल दिया। जो एवी डाइसी रूल ऑफ लॉ को एक्सपेंड किया, उन्होंने रूल ऑफ लॉ को बहुत ज़्यादा से इलोबरेट किया। उन्होंने 3 चीज़ बोला, एक बोला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा बोला इक्वालिटी बिफोर लॉ, तीसरा बोला प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। तो इसमें 3 चीज एवी डाइसी ने बोला। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या होता है? सुप्रीमेसी ऑफ, उन्होंने बोला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कि लॉ इज अ सुप्रीम, लॉ से बड़ा कोई नहीं है, एब्सोल्यूट। यहाँ पे एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी से एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी की बात कही एवी डाइसी ने। दूसरा क्या बोला? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि नो मैन इज अबव द लॉ, इक्वालिटी, सारे लॉ, सारे आदमी इक्वल है, ठीक है। और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, थोड़ी देर में प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट भी बात करेंगे। देखो जो एवी डाइसी थी ना, वो बड़े डरपोक इंसान थे। डरपोक इन द सेंस, उन्होंने देखा था कि सोसाइटी में कैसे लोग अब्यूज कर रहे हैं। तो वो बोलते थे कि जो लॉ होना चाहिए ना, वो रिटन में नहीं होना चाहिए, वो ओरली होना चाहिए, क्योंकि रिटन में रहा तो कोई आर्बिट्ररी, एक पावरफुल आदमी आएगा और लॉ को चेंज करेगा और आर्बिट्ररी रूल आ जाएगा, ठीक है। तो एवी डाइसी उसी को कहते हैं प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या होता है। चलिए पहले सबसे पहले आते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के बारे में। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या कहता है? तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ बोलता है, लॉ, रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू डाइसी मींस दैट एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power or a wide discretionary power. तो
जो एवी डाइसी बोलते हैं ना कि जो किसी को भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं देनी चाहिए। अब डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है? देखिए, आज के मॉडर्न जमाने में क्या कहते हैं, मॉडर्न जमाने में आपका रूल करने के लिए थोड़ा बहुत डिस्क्रिशन हमें देना पड़ता है कि कहाँ पे कर्फ्यू लगेगा, कहाँ पे सफाई होगा, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिशन देना पड़ेगा आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएम को, और जो लोकल लेवल पे गवर्नेंस उन्हें डिस्क्रिशन देना पड़ेगा। लेकिन एवी डाइसी बोलते हैं कि नहीं, अगर आपको रूल ऑफ लॉ मेंटेन रखना है तो डिस्क्रिशन को खत्म करना पड़ेगा। डिस्क्रिशन आप जहाँ देंगे वहाँ अब्यूज होगा। वहाँ पे एवी डाइसी बोलते हैं यहाँ पे डिस्क्रिशनरी को खत्म करना पड़ेगा और एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। एक बार पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया वही लॉ रहेगा, कोई डिस्क्रिशन नहीं होगा, किसी को कोई उसमें चेंज करने का आजादी नहीं होगा। तो ये बोलते हैं दिस इज एसेंस मीन्स दैट नो मैन कैन बी अरेस्टेड, पनिश और लॉफुली मेड सफर इन अ बॉडी और इन अ गुड एक्सेप्ट the due process of law and for breach of a law established in an ordinary legal manner before an ordinary court of a legal land। ठीक है, तो एवी डाइसी बोलते हैं कि भाई साहब रूल सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब ये भी बोलते हैं वो कि किसी को भी अगर आपको पनिश करना है, वो कितना भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी रईस आदमी हो, इंडिया का सबसे रईस आदमी हो या इंडिया का सबसे गरीब आदमी हो, एवी डाइसी बोलते हैं अगर आपको इंडिया में या इंग्लैंड में, इंग्लैंड के बारे में बोल देते हैं, इंग्लैंड में या इंग्लैंड में सबसे रईस आदमी और सबसे गरीब आदमी हो, अगर उसने कोई क्राइम किया है तो उसको हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दोनों को इक्वली हम ट्रीट करेंगे और इक्वल प्रोसेस फॉलो करेंगे। जब इक्वल प्रोसेस फॉलो करेंगे और अगर दोनों में से जो गिल्टी होगा, अगर गिल्टी पाया जाता है तो दोनों को इक्वल लेवल का पनिशमेंट भी देंगे। तो यही होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट जो बोलता है एवी डाइसी, वो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बोलता है एवी डाइसी? इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलता है कि सबको इक्वल हो, कोई भी क्या कहते हैं लॉ से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो जब एवी डाइसी इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट दे रहे थे ना, तो उन्होंने एक चीज को कंपेयर किया था। किससे क्या कंपेयर किया था? जो इंग्लैंड का लीगल सिस्टम है ना, उसको फ्रेंच के लीगल सिस्टम से कंपेयर किया था। फ्रेंच में क्या होता था, एक डेलॉयट एडमिनिस्ट्रेटिव करके एक कॉन्सेप्ट चलता था। उसमें क्या होता था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का केस होता था, अगर किसी सिविल सर्वेंट पे केस चल रहा, उसको अलग कोर्ट में चलाते थे, उसको एक ट्राइब्यूनल में चलाते थे। क्यों चलाते थे? क्योंकि एफिशिएंसी मेंटेन रहे। एफिशिएंसी, क्योंकि जो आम आदमी अगर जिस कोर्ट में जाता था, जैसे जो अभी भी आज के ज़माने में भी आप देखेंगे तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है। वहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर ना, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है या कोई आदमी को सरकारी नौकरी से जबरदस्ती निकाल दिया गया, तो वो ऑर्डिनरी कोर्ट में नहीं जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएगा। वैसे ही एक फ्रांस में एक टर्म था डेलॉयट एडमिनिस्ट्रेटिव, वहाँ पे जो जितने भी ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर थे ना, वहाँ पे वो क्या कहते हैं, वहाँ पे भेजे जाते थे, डेलॉयट एडमिनिस्ट्रेटिव में भेजे जाते थे फ्रांस में। तो एवी डाइसी यही बोलते थे कि जो एवी डाइसी जब कंपेयर कर रहे थे, जब फ्रांस में जब अपने इंग्लैंड के सिस्टम को फ्रेंच के सिस्टम से कंपेयर कर रहे थे, तो एवी डाइसी ने बोला कि देखो हमारा सिस्टम बेटर है। क्यों हमारा सिस्टम बेटर है? क्योंकि हमारे यहाँ इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात हो रही है। हमारे यहाँ सबको इक्वल ट्रीट किया जाता था, मतलब किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं भेजा जाता। एवी डाइसी बोलते थे कि यहाँ पे अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट, जो फ्रांस में कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। देखिए, अगर दो कोर्ट बना रहेगा तो दो अलग अलग प्रोसेस रहेगा, दो कोर्ट में अलग अलग प्रोसेस रहेगा। जैसे अभी भी जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में देखेंगे, वहाँ पे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो होता है। वहाँ पे आपका जो सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ जो हम पढ़ते हैं, जो नॉर्मल कोर्ट में हम देखते हैं, वो सब फॉलो नहीं किया जा सकता। जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वहाँ पे हम सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ नहीं फॉलो करते, वहाँ पे हम आपका क्या फॉलो करते हैं, वहाँ पे एक नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट होता है, वो अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको याद समझ में आएगा, वो हम फॉलो करते हैं। तो एवी डाइसी यही बोलते हैं कि जो अगर दो सिस्टम रहेगा तो क्या पता एक सिस्टम में पार्शियलिटी ज़्यादा हो, तो एवी डाइसी बोलते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। सबको एक ही जैसा कोर्ट में हम ट्रायल कराते हैं। ड्यू प्रोसेस फॉलो किया था, सबको एक ही प्रोसेस से फॉलो करना गुजरना पड़ता है अगर वो क्राइम किए। एक बार पढ़ लेते हैं। While explaining this aspect of the doctrine, Dicey
stated that there must be equality before the law or equal subject to all class of the ordinary law of a land administered by the ordinary law code. Dicey believed that exception of a civil servant from a jurisdiction of the ordinary court of a law providing them with a special tribunal was negation of equality. जैसे आपको बताया फ्रांस में चलता था ना डेलॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते थे, जो सिविल सर्वेंट होते थे, उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया था. तो डाइसी बोलते थे ये गलत चीज कर रहे हो, किसी के लिए स्पेशल कोर्ट मत बनाओ, किसी के लिए क्या कहते हैं अलग से लॉ मत बनाओ, सबको एक ही जैसा लॉ में ट्रीट करो. अलग से बनाओगे तो इसे इक्वालिटी नहीं कहेंगे, इसे इक्वालिटी का नेगेशन कहेंगे. यही कॉन्सेप्ट है. फिर क्या है अगला, क्या है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट. अब प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट क्या होता है? देखिए डाइसी को बहुत डर लगता था. डाइसी को लगता था कि अगर लॉ रिटन हो ना तो इसे कोई आके चेंज कर सकता है, कोई पावरफुल आदमी आके इसे चेंज कर सकता है और खुद ही पावरफुल बन जाएगा, खुद ही एक तानाशाह बन जाएगा. तो अगर डाइसी बोलते थे कि लॉ को रिटन में नहीं होना चाहिए, लॉ को स्पिरिट में होना चाहिए. अब स्पिरिट कैसे आएगा? डाइसी बोलते थे कि जो लॉ है ना वो कोर्ट अपने जजमेंट में ले. इसीलिए आज भी आप देखेंगे ब्रिटेन ना डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट को बहुत अच्छे से फॉलो करता है. ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, वैसे ब्रिटेन में कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. क्यों? क्योंकि वो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट को फॉलो करते हैं. डाइसी इसमें बोलता है, डाइसी ऑब्जर्व दैट मेनी कंट्री rights such as a right to a personal liberty, freedom from arrest and freedom to hold public meeting etc. are guaranteed by written constitution. In England it is not so. In England those rights are, हाँ, तो डाइसी यही बोलते हैं जैसे इंग्लैंड में जो in England those rights are result of a judicial decision in a concrete case that have actual arisen between the party. तो जो डाइसी बोलते हैं वो जो लीगल स्पिरिट का जो सीन है ना वो कोर्ट के थ्रू, केसेस के थ्रू आना चाहिए. जो डिस्प्यूट में जो सेटल हो, जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट आए उसे फॉलो करना चाहिए, rather देन आप कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ले. ठीक है? तो डाइसी क्या 3 प्रिंसिपल क्या क्या बोलता है डाइसी का, एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं. बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट. सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. ठीक है कि लॉ हमेशा सुप्रीम होना चाहिए, लॉ के ऊपर कोई नहीं होना चाहिए और सबको एक जैसा प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए. फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेम चीज बोलता है कि सब लॉ के सामने इक्वल है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए. फिर प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट. चलिए आज का क्लास छोटा सा रखते हैं, इतना ही तक रखते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा क्रिटिसिज्म ऑफ ये तीनों प्रिंसिपल को क्यों क्रिटिसाइज किया गया वो पढ़ेंगे और देखेंगे जो रूल ऑफ लॉ है वो इंडिया में है कि नहीं, इंडिया में कैसे किस चीज़ को रूल ऑफ लॉ हम क्या पूरे स्पिरिट में फॉलो करते हैं या नहीं करते. ठीक है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में.